सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एक मॉडल पेपर ही की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसी श्रृंखला में एक नया पेपर मैं लेके आया हूँ और ये हमारे एक स्टूडेंट दीपक ने हमें सेंड किया। उत्तराखंड में हुई मनोविज्ञान का ये पेपर है, उत्तराखंड से। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही अलग टाइप के और बहुत ही मतलब एक प्रकार से हमें आने वाले एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताते हैं कि हमें किस लेवल तक तैयारी करनी चाहिए और किस लेवल तक का पेपर आ सकता है। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो हर समय अपने आप को अपडेट करता है कि कहाँ क्या चीज़ हो सकती है। बार बार ये मैं कहता हूँ, केवल मेहनत करना ही इनफ नहीं होता, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सफल हो जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि क्या आप उस पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि मैं जिस बिंदु से पढ़ रहा हूँ वहाँ से पर्सन कैसा पुटअप किया जा सकता है और मुझे कैसे तैयार करना है अपने आप को संभावित खतरों के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये पर्सन पेपर मैं हल करवा रहा हूँ। लगभग 20 क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, और आपको एक बहुत नया आइडिया मिलेगा, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो बेहद फ़ायदा आप लोगों को होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और कुछ नई चीज़ें आपको इसके माध्यम से मिलेंगी। शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ टॉपिक पे ही बात करना अच्छा लगता है, बाकी बातें करना अच्छा नहीं लगता। उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं आप। सर्वप्रथम किसने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, देखिए प्रश्न की लैंग्वेज समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये और कई बार मैंने ये प्रश्न को देखा है अलग अलग रूप में। देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित, सबसे पहले देखिए सर्वप्रथम शब्द आ गया। सर्वप्रथम से लैंग्वेज, व्यवहार से लैंग्वेज, ये समझनी है आपको। अब यहाँ वाटसन भी दिमाग में आ रहा है, वुंट है कि नहीं है, मैकडूगल, टिचनर, 4 शब्द आ रहे हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था 1913 में वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद में, अमेरिका में। कब कहा? 1913 में कहा, ठीक है। लेकिन विलियम मैकडूगल ने 1905 में, इसने 1905 में एक किताब लिखी थी, फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, पीपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी 1905 में इनकी पहली किताब थी। इनकी कई किताबें थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ये किताबें बहुत लोकप्रिय किताब थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। लेकिन ये किताब शायद आपने नहीं सुनी होगी, फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, जो अपनी नई किताब आ रही है स्कूल व्याख्याता के लिए, ठीक है ना। उसमें काफ़ी मैं मैटर डिटेल्ड में डाल रहा हूँ, इसलिए समय भी लग रहा, तो अक्टूबर तक वो आ जाए, ये प्रयास रहेगा मेरा। उस किताब में मैं बहुत सारी नई चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। स्कूल व्याख्याता स्पेशली वो आएगी, वो समग्र मनोविज्ञान जो थी, चौथा एडिशन, उसी का विस्तृत रूप होगा वो। तो उस किताब में 1905 में उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा, और 1905 में कुछ जगह कहा कि 1908 में सबसे पहले व्यवहार को परिभाषित किया। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है कि 5 में इन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात की व्याख्या कर दी थी, लेकिन कुछ जगह लिखा कि 1908 में इन्होंने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। फिर 1911 में एक व्यक्ति हुए पिल्सबल्ली, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी मनोविज्ञान के मूल तत्व। कौन सी किताब लिखी थी? मनोविज्ञान के मूल तत्व। उसमें उन्होंने व्यवहार के विज्ञान की बात की। और 1913 में किसने की? वाटसन ने। तो 3 व्यक्ति हो गए। सबसे पहला व्यक्ति कौन हो गया? मैकडूगल हो गया, जिसने 1905 में सजीव प्राणियों के व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा। उसके बाद 1908 में व्यवहार शब्द को विस्तृत रूप से परिभाषित किया। 1911 में पिल्सबल्ली ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में व्यवहार के विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और 1913 में वाटसन ने किया। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन से पहले किसने किया था? मैकडूगल ने। तो सबसे पहले उत्तर क्या हो गया? मैकडूगल हो गया। कौन हो गया उत्तर? मैकडूगल। अच्छा प्रश्न है, स्पेशली स्कूल व्याख्याता के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, और बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सी स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई है? देखिए ये प्रश्न अब आपको लगेगा कि सर ये तो साइंस का प्रश्न है, मनोविज्ञान में कैसे पूछा। मैंने बाल विकास वाला जो टॉपिक डाला है वहाँ मैंने मस्तिष्क की संरचना की चर्चा की है,
मानसिक विकास जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न वहाँ से उठा लिए जाते हैं जो हमें लगता नहीं कि सीधे मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, साइंस की विषय वस्तु है। तो थोड़ा सा आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो अपनी अवनी मनोविज्ञान है उसमें बाल विकास वाले पार्ट में मैंने ये चीज़ें डाली भी हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सब स्नायु तंत्र, केंद्रीय तंत्र, ये सब डाला भी है मैंने। इसलिए उद्देश्य ये था कि आपको मतलब मेन उद्देश्य था कि कोई पर्सन बाहर से नहीं आ पाए। इसी उद्देश्य के साथ मैंने वो किताब लिखी। कुछ बच्चों को लैंग्वेज भी हार्ड लगती है, वो क्यों लगती है मुझे नहीं समझ में आता, लगती भी होगी। अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो समझा सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। बाकी मैंने इससे भी हार्ड लैंग्वेज की किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब जाके किताब एक तैयार हुई है। और अभी स्कूल व्याख्याता की किताब आएगी, उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैटर मिलेगा। तो ये तो आपको मेंटली तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार रहें, याद रखना। तो खैर छोड़िए उस चीज़ को। स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये न्यूरॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन क्या होती है? संरचनात्मक इकाई, ठीक है। और न्यूरॉन का यहाँ उत्तर क्या हो गया? स्नायु। तो ये चौथा उत्तर हो जाएगा स्नायु। स्नायु तंत्र की संरचनात्मक इकाई स्नायु या न्यूरॉन। तो डी ऑप्शन सही है। तो ये आया हुआ है, देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न क्या होता है कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, वो कुछ नए नहीं बनाए जाते, वो पूर्व में से आए उठाए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल पेपर की मेरी श्रृंखला है ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक जो ऑब्जेक्टिव किताब है उसमें लास्ट में मैंने जो विशेष तथ्य डाले हैं वो एनसीईआरटी का सार है। वो पूर्व एग्जाम्स में आए हुए 15 साल के प्रश्नों के कथन मैंने बनाए हैं। मतलब उन कथनों में आप मान के चलना कि 1000 प्रश्न है, तो उनको जरूर पढ़ के जाना। विशेष तथ्य के नाम से जो डाला गया है वो पार्ट ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान जो अपनी ऑब्जेक्टिव किताब है उसमें विशेष तथ्य के नाम से जो चीज़ें हैं वो सब आए हुए प्रश्न हैं, वो आपके बेहद काम आएंगे। याद रखना, इस चीज़ को याद रखिएगा, इग्नोर मत कर देना उनको। अगला प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं अपने बुद्धि लब्धि। ये प्रश्न बड़ा विवादित रहता है, आप भी बार बार मेरे से प्रश्न पूछते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। किताब पढ़ते नहीं हो आप लोग, किताब पढ़ी नहीं आपने, ठीक है। हाइडो कमेटी का संबंध सर किससे है? ऐसे प्रश्न, मतलब इतने इजी प्रश्न। अरे खुद में भी तो ललक रखो, खुद भी तो कोशिश करो ढूंढने की। आपने प्रश्न मिला और सीधा देव सिंह सर के पास भेज दिया। इतना वक्त नहीं होता है मेरे कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। आप मेरी व्यस्तता की लाइफ को आप समझ नहीं सकते हैं। आप ये कितना आदमी कितना कैसे हो सकता है। मैं आपसे ज़्यादा आज भी पढ़ता हूँ, अपने आप को आज भी अपडेट करता हूँ, कैसे और ज़्यादा नई चीज़ें मैं कैसे लेके आऊँ। और आप नॉर्मल प्रश्न भी मुझे भेज देते हो, आप सोचते हो कि प्रश्नों का जवाब मिलेगा, मुझे गुस्सा आता है। मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, याद रखिएगा। ऐसे आप अपने लेवल पे खोज करने की कोशिश रखिए, अपने आप में अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ाइए। अभी इस प्रश्न का जवाब मैंने किताब में अच्छे से लिख रखा है। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रथम प्रयोग, आप देखो लैंग्वेज समझनी है, प्रथम बार प्रयोग किसने किया। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया वो अलग हो जाता है, बुद्धि लब्धि को विकसित किसने किया उत्तर अलग हो जाता है। लेकिन प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो प्रथम बार प्रयोग किसने किया है, तो प्रथम बार प्रयोग किसने किया। देखिए टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, ma/ca × 16 कब दिया था, 1916 में दिया था। तो विकसित करने वाले कौन है, टर्मन है। वेसलर कौन है, वेसलर ने बुद्धि की कार्यकारी श्रृंखला बनाई थी। वेसलर ने क्या बनाई थी, बुद्धि की कार्यकारी श्रृंखला। एक नई चीज आपके सामने आ गई। अल्फ्रेड बी ने, इन्होंने मानसिक परीक्षण का निर्माण किया, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता इनको माना जाता है 1905 में। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1912 में। कब किया, 1912 में। इन्होंने केवल ये दिया था ma/ca, ठीक है, गुणा 100 नहीं लगाया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, गुणा 100 लगाया था टर्मन ने। तो विकसित किसने किया, टर्मन ने। और सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया, स्टर्न ने किया। तो उत्तर क्या होगा, स्टर्न ने। अब आपने कहाँ क्या पढ़ा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं वो सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उत्तर यही होगा, विलियम स्टर्न। सर्वप्रथम विलियम स्टर्न आएगा 1912। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सिद्धांत सीखने से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब कई चीजें होती है ना, कई बच्चे कहते हैं सर इतनी डिटेल्ड आपने इतना मैटर डाल दिया, कैसे पढ़ें। अरे प्रश्न ही आजकल ऐसे आते हैं, और ये प्रश्न जिन बच्चों के सही होते हैं वो भीड़ से अलग होते हैं। नॉर्मल चीजें तो हर कोई बच्चा पढ़ लेगा, जब स्पेशल अलग से चीज नहीं पढ़ोगे तब तक आप भीड़ से अलग कैसे होगे। आप प्रश्नों का लैंग्वेज देख लीजिए, इससे संबंध में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्न पूछ सकता है। सीखने से संबंधित नहीं है। आप जो 3 सिद्धांत देख रहे हो, जेम्स लोजे सिद्धांत, केनन बोर्ड सिद्धांत, ठीक है,
और लिंड्सले संक्रिया उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? दिखते बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार कौन सा करें कौन सा करें। ये ऊपर वाले तीनों सिद्धांत किसके हैं? सवेंगो के सिद्धांत हैं। मैंने अपनी किताब में सवेंगो के 6 सिद्धांत लिख रखे हैं, उनमें से 3 सिद्धांत ऑप्शन में दे रखे हैं। बच्चे के समझ में आ गया यार तो सवेंगो के सिद्धांत है, सीखने के तो नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जेम्स लोजे सिद्धांत भी सवेंगो का सिद्धांत है, विलियम जेम्स और कार्ल लोंजे का सिद्धांत 1880 में दिया। केनन बोर्ड इसका वाल्टर केनन और फिलिप बोर्ड ने दिया था 1927 और 34 में। लिंड्सले संक्रियाकरण सिद्धांत 1951-52 में दिया था। ठीक है, तो ये तीनों सवेंगो के सिद्धांत है। तो उत्तर यहाँ क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अधिगम का सिद्धांत नहीं है, सवेंगो के सिद्धांत है। और इस पेपर में विशेष चीज मेरे को देखने को मिल रही है कि सवेंगो पे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप भी इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहें, इस चीज के लिए कि सवेंगात्मक जो विकास है उसको बहुत डिटेल से पढ़ें। मैं सवेंगात्मक विकास पे जो नई वाली किताब आ रही है उसमें लगभग 8 या 9 नए पेज भी जोड़ रहा हूँ। याद रखना, कुछ नया मैटर मैंने लगभग महीने भर पहले लिख लिया था, उसके लिए बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सवेंगात्मक विकास को बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना। सवेंगात्मक विकास पे बहुत अच्छे गहराई वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो इन तीनों सिद्धांतों को समझ के जाइएगा। इनमें समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, मैंने पहले भी मॉडल पेपर में चर्चा की, आगे भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें इस पेपर में भी काफी प्रश्न इस पे हैं। तो उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर वाले तीनों सवेंगो के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब मैंने कह रहा हूँ कि सवेंगात्मक विकास पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस और थैलेमस हम जानते हैं, थैलेमस साधारण क्रियाओं पे, हाइपोथैलेमस जो है हमारे किससे संबंध? हाइपोथैलेमस हमारी जो है ग्रंथि है वो स्पेशली सवेंगो से संबंधित है। सवेंगो पे नियंत्रण का, भावात्मक भावनाओं पे नियंत्रण करने का केंद्र जो करती है वो हाइपोथैलेमस करती है। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चीज को याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस का संबंध किससे होता है? इमोशन से होता है, सवेंगो से होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अब ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए, मतलब आपके माइंड में एक इमेज बन गई कि यार हाइपोथैलेमस को भी इस प्रकार से देख के जाना है और सवेंगो के सिद्धांत भी हमें पढ़ के जाना है। वरना आप अपने लेवल पे पढ़ते तो हो सकता है आप इग्नोर कर देते, और इससे एक माइंड में इमेज बनती है कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। तो हाइपोथैलेमस हो गया। आगे देखिए, संवेदनाओं को बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। अब ऐसे प्रश्न आप इग्नोर करते हो, आपको दिखते को यही नहीं पता होता कि सिलेबस में है कि नहीं है। संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, स्मृति, ये सब मानसिक क्रियाएं होती हैं, और मानसिक क्रियाएं हमारे बाल विकास का पार्ट होती हैं। तो ये सब पढ़ के जाने पड़ेंगे। जो किताब में अपना 11 नंबर का टॉपिक है ना, विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग, वो टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक हैं। उसमें लगभग 12-13 टॉपिक मैंने डाले हैं, वो सब के सब इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक। शुरुआत में मैंने यूट्यूब पे भी करवाए, रुचि, आदत, अभिवर्ती, अभिक्षमताएं, ठीक है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, आदतें, ये छोटे टॉपिक हैं, इनको आप इग्नोर मत करना। इन पे बहुत प्रश्न बनते हैं और ये ऐसे प्रश्न लगभग बच्चों गलत होते हैं। अब देखना, संवेदनाओं को सार्थक रूप देने को क्या कहा जाता है? अब संवेदना क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है, जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव है। कोई भी चीज को हम सबसे पहले महसूस करते हैं वो संवेदना है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज इतनी शानदार बनाई है, देखिए, संवेदना को सार्थक रूप प्रदान करना को क्या कहा जाएगा? प्रतिमा, अधिगम, प्रत्यक्षीकरण, सृजनशीलता। यदि इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं आपको लाइव यदि ये टेस्ट लेता और यदि आप देखते तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जो करते वो क्या करते? लगभग अधिगम करते, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर अधिगम नहीं होगा। समझने वाली बात है, किताब यदि आपने मेरी वाली पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, कहीं से भी आपने कुछ पढ़ा है, तो वहाँ देखा होगा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अर्थ रहित ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्व अनुभव और अर्थ का कोई मतलब नहीं होता है। पहला ज्ञान प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होती है। प्रत्यक्षीकरण जो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है, उसमें अर्थयुक्त ज्ञान प्राप्त होता है कि ये चीज क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अर्थयुक्त ज्ञान प्राप्त होना क्या है? प्रत्यक्षीकरण। अब यहां लैंग्वेज क्या चेंज कर दी, किताब में मैंने डाल रखा है अर्थयुक्त ज्ञान होना, ठीक है, और यहां क्या दे दिया? सार्थक। तो लैंग्वेज को चेंज किया है। अब थोड़ा सा बच्चे जिसके दिमाग काम करता है वो तो समझ जाएगा। ऐसे प्रश्न जिस बच्चे के सही हो जाएंगे वो भीड़ से अलग हो जाएगा। याद रखना, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। संवेदनाओं का सार्थक रूप, यानी जब संवेदनाओं से प्राप्त ज्ञान को आप अर्थयुक्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हो कि यार ये चीज ऐसे है, ये आपने प्रत्यक्षीकरण प्राप्त किया है, ठीक है। और सार्थक नहीं है इसका मतलब वो संवेदना, याद रखना, उसमें अर्थ याद निहित नहीं होता है। तो यहां उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ जाए तो मजा आ जाता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम आ जाता है। तो ये उत्तर हो गया प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है, मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की। MA/CA गुणा 100। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ये बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि एक बालक की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। तो आपको उसके लेवल पे भी तैयार करके जाना है। MA/CA गुणा 100 किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था 1916 में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? MA/CA गुणा 100 टर्मन ने 1916 में दिया था। नेक्स्ट देखिए,
8 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ही पूछा गया प्रश्न है। 1868, 1879, 1901, 1920। उत्तर क्या हो जाएगा? 1879 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी और इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है। और एक स्थान था लिपजिंग। कौन सा स्थान था? जर्मनी में स्थान था लिपजिंग। इस लिपजिंग नामक स्थान पे विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। विलियम जेम्स को केवल अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, 1979 विलियम वुंट लिपजिंग। अगला प्रश्न, कौन सा जैविक अभिप्रेरणा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, उलझा रहा है प्रश्न, लैंग्वेज से सिर्फ, बाकी बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न ऐसे आएंगे ना, अभ्यास करोगे ना तो माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि पूरे एग्जाम से उठाए जाते हैं पेपर लगभग, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ये मॉडल पेपर वगैरह, आपकी लगभग चीज़ें दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर भी आप फालतू का रोना रोते रहते हो, क्या करूँ मैं, तो क्या बताऊँ। आप कह दोगे सर गुस्सा मत किया करो, हर कुछ बोल देता हूँ। मैं आपको हर कुछ बोलता हूँ, याद रखना मेरे मन में आपके लिए कुछ गलत नहीं होता है, प्रेम बहुत ज़्यादा है इसलिए बोलता है। गुस्सा उन्हीं पे किया जाता है जिनको आप चाहते हैं, याद रखना। लड़ाई उन्हीं से की जाती है जिनको आप चाहते हैं। तो मैं गुस्से में आपको बोलता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा एक प्रेम है, याद रखना। कुछ भी बोल देता हूँ, इमोशनल इंसान हूँ, ठीक है, तो बोल देता हूँ। कौन सी जैविक अभिप्रेरणा? आप जैविक का मतलब शारीरिक, जैविक और शारीरिक एक ही शब्द में याद रखना है। आंतरिक अभिप्रेरणा कह दो, जैविक कह दो, शारीरिक कह दो, ये शब्द एक ही याद रखना। बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो जैविक कह दो, शारीरिक कह दो और आंतरिक कह दो, की बात है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? अर्जित है। संबंध अभिप्रेरक कारपेंटर और स्क्रिप्टर ने अध्ययन किया था, ये भी अर्जित प्रेरक है। शक्ति अभिप्रेरणा बुस्सी ने अध्ययन किया था, ठीक है, मिलर डोलार्ड ने भी इनका अध्ययन किया। शक्ति अभिप्रेरणा भी क्या है? अर्जित है। इसमें जन्मजात जैविक अभिप्रेरणा कौन सी है? भूख अभिप्रेरणा है। मेस्लो ने इसका बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है। तो केनन और उसने वासबर्ड ने इसका अध्ययन किया था भूख प्रेरक का। तो भूख अभिप्रेरणा जैविक अभिप्रेरणा होगी। बहुत इजी प्रश्न है, बस समझने वाली बात थी कि जैविक अभिप्रेरणा कौन सी है? जो जन्मजात है, जो आंतरिक है, ठीक है, जो शारीरिक है, और बाकी जो है वो अर्जित है। तो इसका मतलब जैविक अभिप्रेरणा उत्तर क्या हो गया? भूख हो गया। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, बुद्धि का द्विकारक जो है टू फैक्टर थ्योरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले एक प्रश्न व्यक्तित्व का आया था, उसमें भी कंफ्यूजन है। वो उत्तर जो उसका माना था वो स्पेयरमैन ही माना है। बुद्धि का द्विकारक स्टेट का सर पेपर हल करवाया था। एक बच्चे ने और भेजा, तो बुद्धि का व्यक्तित्व का द्विकारक में अपन केटल को मान सकते हैं, लेकिन किताबों में कहीं द्विकारक शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है केटल के लिए, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। द्विकारक शब्द जहां आता है वहां लगभग स्पेयरमैन आता है, तो वो पर्सन या तो गलत है। व्यक्तित्व के केवल गुण बताए, गुणों को भी उसने 3-4 पार्ट में विभाजित किया है, सतही गुण, स्रोत गुण, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, उसका एक कंफ्यूजन अपने आप में। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। स्पेयरमैन इसका उत्तर सही हो जाएगा। इन्होंने 1904 में बुद्धि के जी कारक और एस कारक, 2 कारक बताए थे, जी और एस, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, जिसमें जी कारक पे इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था। जिस व्यक्ति में जी बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। आगे देखिए, रुचि के अनुसार किसी वस्तु पे ध्यान दिया जाना, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको कहा था ना कि छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आप अमूमन इग्नोर करते हैं, वहां से इतना अच्छा प्रश्न बन जाता है कि आपको भीड़ से अलग कर देता है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अवधान, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया था। बहुत से बच्चों ने तो कहा था कि सर ये टॉपिक सिलेबस में भी है क्या? अब देख लो आप कैसे प्रश्न आते हैं। सिलेबस में हर चीज है, साइकोलॉजी को जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है। और रुचि के अनुसार किसी वस्तु पे ध्यान देना क्या कहलाता है? आप समझना, रुचि शब्द आ गया तो रुचि के अकॉर्डिंग ध्यान, अटेंशन में प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, अवधान मूल रूप से वैसे तो 2 प्रकार का होता है, चयनात्मक अवधान और संदर्भ अवधान, ये मैंने बताया, ठीक है। और सामान्य प्रकार होते हैं अवधान के 3, ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान और आदतजन्य अवधान। आदतजन्य अवधान कौन सा होता है? हैबिचुअल। आदतजन्य अवधान वो होता है जिसमें आदतों के अनुसार होता है, ठीक है ना। शराब पीने वाले आदमी का ध्यान अपने आप शराब के ठेके पे जाएगा, पान खाने वाले आदमी का ध्यान पान की दुकान पे जाएगा, वो हैबिचुअल है, ठीक है। ऐच्छिक अवधान का मतलब होता है जो अर्जित होता है, जो रुचि आधारित होता है, जो
आप विचारित रूप से करते हैं, जो उद्देश्य युक्त करते हैं, जैसे क्लास में आप ध्यान दे रहे हो या मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, ये आपका ऐच्छिक अवधान है, आपकी रुचि पे है, उद्देश्य आधारित है, ये अर्जित है, तो ये ऐच्छिक अवधान होगा। तो समझ में आएगा उत्तर क्या होगा। चयनात्मक अवधान मतलब कुछ निर्धारित उद्दीपकों पे ध्यान देना, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐच्छिक अवधान उत्तर हो जाएगा। ये रुचि पे आधारित होता है, सुविचारित होता है, उद्देश्य युक्त होता है और अर्जित होता है, ठीक है, ये ऐच्छिक अवधान होता है। अनैच्छिक अवधान ही होता है जो अपने आप होता है, जो मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, ठीक है ना। जैसे कोई तेज आवाज आई और आपका ध्यान गया तो अनैच्छिक अवधान है। तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक अवधान। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, स्पेशली रिट जैसे एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण रूप में किया जाता है, किसने कहा। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की एग्जामिनर ने। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण रूप में, संपूर्णता की बात, समग्रता की बात कौन करता है, गेस्टाल्टवादी करते हैं, मैक्स वर्दिमर करता है, कोहलर करता है, कोफ्का करता है। गेस्टाल्टवाद की स्थापना कहाँ हुई, जर्मनी में हुई। कब हुई, 1912 में हुई, ठीक है। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो, इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था कि वे संपूर्ण सेंस क्यों चलते हैं। आप मुझे, आपने मेरे को देखा, तो मेरे को देखते ही आप पहली प्रतिक्रिया आप करोगे, यार धीर सर बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। फिर धीरे धीरे कहोगे आप, अरे यार धीर सिंह सर अच्छे तो हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है, मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो यार गुस्सा बहुत करते हैं, कई बार हर कुछ बोल जाते हैं। मतलब धीरे धीरे आप मेरी कमियों की ओर ध्यान देंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, यार अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। पहली प्रतिक्रिया अपनी संपूर्णता को लेकर होती है। गाना जब भी सुनोगे ना तो आप कहोगे गाना बहुत अच्छा है, फिर धीरे हो सकता है यार गाने में ये बोल कमजोर है, ठीक है, पिक्चर बहुत अच्छी है, फिर यार पिक्चर में एक चीज ही कमी थी। पहली प्रतिक्रिया संपूर्णता को लेकर आती है, ये कौन कहते हैं, गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, संपूर्ण सेंस की ओर। किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम सबसे पहले संपूर्ण रूप में करते हैं, पूर्ण रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णाकार रूप में करते हैं, गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा है। अगला प्रश्न, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के पर्सोना नामक शब्द से मिलकर बना है। बहुत इजी प्रश्न है मुझे लगता है। तो यूनान से निकला गया शब्द है। यूनान में जो लोग मुखौटे पहनते थे, उस मुखौटे के अकॉर्डिंग जो है व्यक्तित्व का निर्धारण होता था। जिस भी व्यक्तित्व का आपको रोल अदा करना था वही मुखौटा आप चेहरे पे पहन लेते थे। तो ये वहां से निकला गया शब्द है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुखौटा। लैटिन शब्द पर्सोना, मुखौटा, ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का योग है। अच्छा प्रश्न है, व्यक्तित्व किसका योग है। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा कोई भी किसी भी रूप में। अपनी जो किताब है उस किताब में मैंने एक पार्ट डाला है, आप देखना किताब खोल के, आप जब वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी देख लेना, आपको आइडिया लगेगा कि किताब किस रूप में लिखी गई है, किताब में कितनी समग्रता का मैंने समावेश किया है। व्यक्तित्व के आयाम जो आप देखेंगे लगभग दूसरे पहले पेज पे ही मैंने लिख रखा है व्यक्तित्व टॉपिक में, व्यक्तित्व के आयाम, जिसमें लिख रखा है शारीरिक आयाम विशेषताएं, फिर मैंने लिखा है मानसिक आयाम, फिर मैंने लिख रखा है भावात्मक आयाम, फिर मैंने लिखा है सामाजिक आयाम और फिर मैंने लिखा है संकल्पनात्मक आयाम। मतलब 5 आयाम होते हैं, व्यक्तित्व इन 5 से मिलकर बनता है। तो यहाँ क्या लिखा है, शारीरिक विशेषताएं हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, सी ए बी दोनों। उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ भावात्मक भी होता और उपयुक्त सभी होता तो उपयुक्त सभी हो जाता, ठीक है। तो शारीरिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं और संकल्पनात्मक भी होते हैं, याद रखना, और सामाजिक भी होते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति तो इन सब का योग होता है। किताब में बहुत अच्छे से 5 बिंदु हमने डाल रखे हैं, वहां से प्रश्न उठाया गया है। तो ये प्रश्न आ गया, जबकि मैंने इससे पहले कभी ये प्रश्न नहीं देखा था, तो ये चीज बन गई, मतलब माइंड में आ गई, यहाँ से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट, कौन सी आंख का एक अंग नहीं। आप ऐसे प्रश्न भी रीट आर्ट में पूछे जाते हैं, जैसे अब ये वहाँ आया है। ऐसे प्रश्न मैंने पिछली रीट का पेपर देखा था, वहाँ भी देखा था, आंख के ऊपर एक प्रश्न था, हाइप्रोपिया, एक ध्वनि वाला भी प्रश्न था। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो अपनी ऑब्जेक्टिव किताब है, उस ऑब्जेक्टिव किताब में मैंने आंख और ध्वनि वगैरह के जो विशेष प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना संबंधी प्रश्न है, वो सभी आए हुए प्रश्न मैंने लास्ट में विशेष तथ्यों में डाले भी हैं। तो आप उनको देखिएगा, वो एनसीईआरटी आधारित हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको लगेगा साइंस के प्रश्न है, बट ये साइकोलॉजी में पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा देख लीजिएगा, ये प्रश्न आ रहे हैं लगातार, ठीक है। आंख का अंग नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। अक्सीपटल होता है, क्रोनिया होता है, अंध बिंदु भी होता है। तो उत्तर क्या हो गया, निहाई जो है वो यहाँ पे उत्तर हो गया कि ये हमारी आंख का अंग नहीं होता। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तरंगों को किस प्रकार के
प्रति मानव का कान संवेदनशील होता है। ये प्रश्न अपने पिछली बार रिट में भी ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ध्वनि वाला, डेसिबल वाला, तो आप इसको देख के जाएगा। ध्वनि की मैंने कई प्रश्न डाले हैं कि मंद बुद्धि बच्चों का क्या होता है, कम जो सुनते हैं उन बच्चों का क्या होता है, खत्र मतलब बहुत तेज ध्वनि कहाँ तक, तो ऐसे प्रश्न मैंने खूब सारे डाले हैं ऑब्जेक्टिव किताब में, आप जरूर देखिएगा उनको। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप सबको दिख रहा होगा। 20,000 हर्ट्ज जो होती है उसके प्रति हमारा मानव कान संवेदनशील होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसको देख लेना। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मतलब इतना, ये प्रश्न इस बात को व्यक्त कर रहा है कि साइकोलॉजी में कितना डीपली पेपर आ सकता है, ये चीज़ को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि ये प्रश्न मैंने भी अपनी किताब में नहीं डाला है, बट मैंने आरएस के बच्चों को जब पढ़ाया था, जो अपने कमिश्नर साहब की क्लास थी, निःशुल्क क्लास, उसमें मैंने आरएस के बच्चों को जो मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाया था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन किताब में मैंने शायद नहीं डाला। आरएस मेंस की जो किताब आएगी उसमें जरूर इस चीज़ का मैंने पूरा उल्लेख किया है। तो शायद ये इतना डीपली प्रश्न है कि मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आ सकता, और आ गया, तो इससे अनुमान लगा लो कि कैसा पेपर आ सकता है सर, ठीक है ना। पीटरसन और पीटरसन द्वारा प्रतिष्ठित प्रयोग किसने किया, तो आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। पीटरसन ने जो प्रयोग किया था, देखिए आप तो चारों नामों को समझिए। पहले तो प्रतिचित्रात्मक स्मृति क्या होती है, अधिकतर लोग नहीं जानते। प्रतिचित्रात्मक स्मृति जो हमारी पहली स्मृति होती है, संवेदी स्मृति, उसका पार्ट होती है प्रतिचित्रात्मक। कोई चीज को देखने के बाद जो उसके संकेत चिन्ह हमारे माइंड में बने रहते हैं कुछ समय के लिए, उसको प्रतिचित्रात्मक स्मृति बोलते हैं। प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति भी किसका पार्ट होती है, संवेदी स्मृति। मतलब ये दोनों स्मृति जो होती हैं वो संवेदी स्मृति का पार्ट होती हैं, याद रखना। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है, संवेदी स्मृति का पार्ट होती हैं। कोई भी चीज को आपने सुना तो सुनने के कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक हमारे उसके जो संकेत हैं वो ध्वनि के रूप में हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति। तो ये संवेदी स्मृति के पार्ट होते हैं, पर अधिकतर लोगों को तो ये नहीं पता कि ये दोनों भी होती हैं। क्या ये होती हैं, मैंने आरएस के बच्चों को पढ़ाया था तब मेरे माइंड में है। दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, घोषणात्मक, अघोषणात्मक स्मृति, अर्थकालिक, प्रासंगिक स्मृति, वो बहुत प्रश्न पूछता है। तो दीर्घकालिक स्मृति को भी अच्छे से पढ़ के जाना, इस पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अल्पकालिक स्मृति, जिसको आप लघुकालीन स्मृति कह दें, STM बोल दो इंग्लिश में, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। अल्पकालिक कह दो, लघुकालीन कह दो, शॉर्ट टर्म मेमोरी कह दो, इसको कार्यकारी स्मृति कह दो, इसको प्राथमिक स्मृति कह दो। विलियम जेम्स ने इसको कार्यकारी या प्राथमिक स्मृति कहा था। और अब आपको बता दूं मैं प्रश्न, पीटरसन और पीटरसन ने जो कार्य किया था वो किया था अल्पकालिक स्मृति पे। इन्होंने अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि जो हमारा विस्मरण होता है वो किसी अन्य बाधा के बजाय जो होता है वो हमारे स्मृति चिन्ह होते हैं, उनमें हास होने की वजह से होता है। तो इन्होंने अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन करते हुए अपना काफ़ी बड़ा विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया था। तो इन्होंने किस पे किया है, अल्पकालिक स्मृति पे। तो ये प्रश्न, नया प्रश्न मिल गया आज आपको इस मॉडल पेपर, इस पूर्व एग्जाम के उत्तराखंड के पेपर से, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न याद रखिएगा। और ये मेमोरी के जितने भी प्रकार हैं वो सब पढ़ के जाइएगा। मैं मेमोरी पे एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, कंप्लीटली वीडियो मेमोरी पे, जितनी भी चीज़ें मेमोरी पे, इस टॉपिक, इस पेपर में मेमोरी पे 4 प्रश्न है, लगभग 3 से 4 प्रश्न है इस पूरे पेपर में, मैंने देखा है। तो मैं मेमोरी को अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। अब आप कह दोगे सर आप पढ़ाते तो वो नहीं कहते रहते हो, पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पढ़ा दूंगा, धीरे रखें, पेशेंस का फल मीठा होता है। मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा, अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, आत्मा के विज्ञान से, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, और वर्तमान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो आधुनिक समय क्या हो गया, व्यवहार का विज्ञान। प्राचीन परिभाषा क्या होगी, आत्मा का विज्ञान, जो प्लेटो, अरिस्टो, देकार्त ने बात की। मन का विज्ञान पोनोजी ने, लोग बर्कले, थॉमस रीड ने बात की। चेतना का विज्ञान विलियम वुड, विलियम जेम्स ने बात की, जेम्स सल्ली ने बात की, मैकडूगल ने इस आलोचना की। और व्यवहार का विज्ञान वाटसन, मैकडूगल और पिल्समली। तो वर्तमान में मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान, सही है। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, कौन सी प्रक्रिया अवधान कहलाती है, अटेंशन कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अवधान पे 2 प्रश्न आगे देख लीजिए। अब अवधान की विशेषताएं यदि आप देखोगे, किताब में, मेरी वाली किताब की चर्चा कर रहा हूँ, मैंने अवधान की विशेषताएं बता रखी हैं। तो वहाँ एक विशेषता मैंने बता रखी है, दूसरी विशेषता होगी शायद, जिसमें लिख रखा है चयनात्मक प्रक्रिया। मतलब अवधान में, अटेंशन में हम कुछ निर्धारित बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो चयनात्मक प्रक्रिया तो है। दूसरी मानसिक प्रक्रिया, मैंने लिख रखा है मानसिक तत्परता पाई जाती है। मैंने एक विशेषता लिख रखी है, 6ठी या 7वीं विशेषता होगी, उसमें लिख रखा है मानसिक तत्परता। तो मानसिक प्रक्रिया भी और अवधान मानसिक क्रिया है, ये अपने चर्चा पहले भी की है।
तीसरा ऑप्शन है चयनात्मक मानसिक क्रिया और चौथा है आदतजन्य प्रक्रिया। आदतजन्य भी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यहां आपको ये देखना है कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? साइकोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे सटीक आंसर क्या है। चार ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो यहां बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके दिमाग में आ गया होगा चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें दो अर्थ शामिल हो गए। चयनात्मक प्रक्रिया भी है, कुछ निर्धारित उद्दीपकों पे, और मानसिक भी है, इसलिए ज्यादा बेटर आंसर कौन सा हो जाएगा? चयनात्मक। ये मेरा एटीट्यूड बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये उत्तर सही होगा। और आज के लिए मेरे अकॉर्डिंग अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं अपन। मनोवैज्ञानिक जिनका संबंध सीखने के क्षेत्र से नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक इनमें से ऐसा है जिसका संबंध लर्निंग से नहीं है, ठीक है, सीखने से नहीं है। तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सीखने से संबंध नहीं है? तो यहाँ कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है, तो इनका तो है। थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि दिया है, तो इनका भी है। सीएल हल ने प्रबलन सिद्धांत दिया है, तो इनका भी है। एबिंगहॉस ने क्या मेमोरी पे कोई सिद्धांत, अधिगम पे सिद्धांत दिया है? एबिंगहॉस ने मेमोरी पे कार्य किया था अपनी पुस्तक ऑन मेमोरी पे। इन्होंने विस्मरण वक्त कर दिया है, स्मृति का बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। ये आरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबिंगहॉस का मेमोरी में योगदान। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले तीनों सही हैं, लेकिन जो है ये उत्तर गलत हो जाएगा। एबिंगहॉस का संबंध जो है मेमोरी से है, अधिगम से सीखने से नहीं है। तो ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।